वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज के इस मिडवाइफरी सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटीनेटल केयर के बारे में, है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे एंटीनेटल केयर के बारे में, है ना। तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, हेल्थ फॉर ऑल। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए भी क्या होगा, हमारा कुछ प्रोटोकॉल्स होगा, है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एंटीनेटल केयर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, चेकअप करते हैं, है ना। बिफोर प्रेगनेंसी जो हम लोग एक प्रेग्नेंट लेडी रहता है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसका हम लोग जो केयर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर बोलते हैं, है ना। और अगर प्रेगनेंसी के बाद यानी पोस्टनेटल केयर, तो दो तरह का होता है, एक होता है एंटीनेटल और एक होता है पोस्टनेटल। तो पोस्टनेटल क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद जो हम लोग केयर करते हैं, है ना, वो होता है हमारा क्या होता है, पोस्टनेटल केयर। देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, नीड फॉर एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उसको ऑब्स्टेट्रिक केयर का बहुत ही जरूरत पड़ता है प्रेगनेंसी के समय, है ना। और कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट, इसमें क्या होता है, हम लोग रिस्क का भी असेसमेंट करते हैं ना। तो एंटीनेटल केयर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई हाई रिस्क फीमेल। जो हाई रिस्क फीमेल होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उनको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं ना। फिर नेक्स्ट अब हम लोग एंटीनेटल केयर में क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाए या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटिस हो जाए, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं इसमें देखते हैं और डिस्कस करते हैं ना। थायराइड लेवल भी चेक करते हैं ना। तो ये तमाम चीजें हम लोग चेक करते हैं किसमें, एंटीनेटल केयर में, है ना। बिफोर क्या हो जाता है, बर्थ, है ना। उसके बाद प्रिवेंटिव केयर में देंगे कि मान लीजिए अगर कोई डिजीज हो चुका है, अब उससे हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है ना, तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। ये सारा चीज हम लोग किसमें देखते हैं, दैट इज एंटीनेटल केयर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एजुकेट फीमेल रिगार्डिंग, फीमेल को क्या करेंगे, एजुकेट करते हैं किस किस से रिगार्डिंग, दैट इज चेंजेस इन बॉडी के रिगार्डिंग एजुकेट करेंगे, कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग एजुकेट करेंगे, और आंसर हर फियर्स एंड कंसर्न, जो उसके डर हैं या फिर जो उसके कंसर्न्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर में हम लोग इतना चीज देखते हैं ना, क्या क्या देखें, दैट इज आइडेंटिफाई हाई रिस्क फीमेल, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसका प्रिवेंटिव केयर करेंगे, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंटिव केयर करते हैं और एजुकेट करते हैं फीमेल्स को, है ना। अब देख लेते हैं कि एंटीनेटल विजिट जो नंबर होता है ये बहुत पूछा जाता है ना। तो एंटीनेटल कितना हम लोग विजिट करते हैं, ये सारा चीज हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो आइडियली क्या होता है, अगर 28 वीक तक है ना, 28 वीक है तो 1 विजिट एवरी 4 वीक। तो इसमें क्या हो गया, डेट इज अगर 28 वीक तक हम लोग लेके चलेंगे, मान के चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर एक 4 वीक में एक टाइम क्या करते हैं हम लोग, विजिट करते हैं, ठीक है। और 28 से 36 वीक में हम लोग क्या करेंगे, एक विजिट एवरी 2 वीक्स। सबसे पहले 4 वीक में एक बार, है ना, 4 वीक में 1 टाइम, है ना, अप टू 28 वीक्स, ठीक है। 28 वीक्स तक क्या करेंगे, 4 वीक में एक बार जाते हैं, ठीक है। अगला अब हम लोग देखते हैं, तो आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, 28 से लेकर 36 वीक तक, है ना। तो 28 से लेकर 36 वीक तक इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक विजिट करते हैं ना, एक विजिट करेंगे एवरी 2 वीक पे, है ना। एवरी 2 वीक्स पे हम लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं, है ना। यानी हर एक 2 वीक में क्या करेंगे, एक बार जाएंगे। और 36 वीक से ज्यादा हो जाएगा तो 1 वीक 1 विजिट, है ना, वीकली 1 विजिट, है ना। तो 1 विजिट करते हैं कब, 36 वीक से ज्यादा हो जाता है एवरी वीक, है ना। लेकिन टोटल कितने हो गए हमारे, 12 से 15 विजिट्स होते हैं, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। नॉट पॉसिबल फॉर एवरी प्रेग्नेंट फीमेल, है ना। तो जो दूर दराज गांव देहात में रहती है तो उन लोग के लिए तो ये सारी चीजें क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके हिसाब से क्या किया गया है, डब्ल्यूएचओ ने कुछ गाइडलाइन सेटअप किया है ना। आइडियली कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए आइडियली, है ना। आइडियली तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन ये सारा चीज क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके हिसाब से कुछ गवर्नमेंट ने जो है सेटअप किया है, और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से भी क्या है, कुछ गाइडलाइंस है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो क्या है, नॉट पॉसिबल फॉर एवरी प्रेग्नेंट फीमेल, इतनी सारे विजिट्स, लगभग 12 से 15 विजिट तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसमें क्या है, डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन किया है कि पहले क्या था, मिनिमम 3 विजिट्स आता, तो मिनिमम 3 एंटी नेटल विजिट्स होते हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसका गाइडलाइन को अभी चेंज किया और रिसेंटली क्या किया, 8 एंटी नेटल विजिट्स को किया, है ना।
तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अब हम लोग देखेंगे तो कोई एंटीनेटल विजिट अगर पूछेगा तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से क्या होगा, 8 एंटीनेटल विजिट्स होने चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए? 8, है ना। एंटीनेटल विजिट्स होने चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिनिमम कितना होना चाहिए? 4, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कितने होना चाहिए? 4 विजिट होने चाहिए। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से कितना होना चाहिए? 8 विजिट होने चाहिए, 8 एंटीनेटल विजिट्स होने चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कितने होना चाहिए? टोटल 4 विजिट्स होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कि कैसे-कैसे और कब-कब होगा, 4 विजिट होगा या फिर 8 विजिट होगा तो कब-कब होता है ना? तो देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 4 है और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 2016 मॉडिफिकेशन में टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो जो 4 विजिट्स होते हैं वो कब-कब होते हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट विजिट हम लोग जाएँगे 8 से 12 वीक के बीच में, है ना? जब हमारा जो है क्या होगा कि जब मेंसेस नहीं आएगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में, तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेक्ट करेंगे कि उसको क्या है, प्रेगनेंसी है ना। तो उसमें हम लोग 8 से 12 वीक्स में हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं एंटीनेटल विजिट में। तो फर्स्ट विजिट हम लोग कब करते हैं? 8 से 12 वीक में। इसी में हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन विजिट इसको बोलते हैं। इसी में हम लोग क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को कंफर्म कराएंगे, यानी रजिस्टर कराते हैं, है ना। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, है ना, कि ये फीमेल जो है प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें इसी में होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी जो है रजिस्टर भी किया जाता है ना, क्योंकि फीमेल जो है वो रजिस्टर है, इसका एंटीनेटल केयर अब देना है ना। तो 8 से 12 वीक में क्या होता है, हमारा रजिस्ट्रेशन विजिट होता है। फर्स्ट विजिट हो गया हमारा। अब सेकंड विजिट कब होता है? 24 से 26 वीक में। इसमें हम लोग फंडल हाइट वगैरह सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। और थर्ड विजिट में क्या करते हैं, थर्ड विजिट कब होता है? 32 वीक्स में। और फोर्थ विजिट होता है हमारा 36 से 38 वीक में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ये हमारे 4 विजिट्स हो गए। तो फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट विजिट हमारा क्या है। जो फर्स्ट विजिट है वो हमारा क्या है, बिटवीन 8 टू 12 वीक्स, है ना। 8 टू 12 वीक्स के बीच में होगा, है ना। इसमें को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन विजिट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी रजिस्टर होता है। सेकंड हमारा 24 से लेकर 26 वीक के बीच में। थर्ड है हमारा क्या, 32 वीक। और फोर्थ है हमारा क्या, 36 से 38 वीक्स, है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या होना, सॉरी ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। अब डब्ल्यूएचओ के हिसाब से देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ ने मॉडिफाई किया था 2016 में, लेटेस्ट गाइडलाइन है। तो इसमें क्या हुआ था कि टोटल कितना विजिट होना चाहिए, 8 मिनिमम विजिट होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना। कॉन्टैक्ट विथ एनी हेल्थ केयर पर्सन, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है इसमें, ठीक है। और सेकंड और थर्ड जो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में 4, 5, 6, 7, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 विजिट, सेकंड ट्राइमेस्टर में 2 विजिट और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 विजिट, है ना। तो 5 3 टोटल कितने हो गए, 8 विजिट हो गए, है ना। अब कब कब होगा, ये कब कब होगा, इस फर्स्ट विजिट में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड विजिट में क्या करते हैं, ये हम लोग देखेंगे आगे, है ना। तो जो फर्स्ट विजिट होता है उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, ये अब हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो प्रोसीजर एट फर्स्ट विजिट, जो फर्स्ट विजिट होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से फर्स्ट विजिट हमारा कब हो रहा था, डेट इज कब हो रहा था, 8 से 12 वीक में। तो GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट विजिट है वो क्या है, 8 से 12 वीक। और WHO के हिसाब से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, है ना। तो विद इन 12 वीक्स, है ना। 12 वीक्स के अंदर, लगभग दोनों का क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सेम है, विद इन 12 वीक्स। तो 12 वीक्स के अंदर जो हमारा होगा फर्स्ट विजिट होता है। तो फर्स्ट विजिट में क्या क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक स्कोर इसमें निकाला जाता है ना। GTPAL सिस्टम हम लोग निकालते हैं, दैट इज ग्रेविडा और पैरा निकालते हैं, यानी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है और कितनी बार पैरिटी हुई है उसको। तो ग्रेविडा के बारे में मैं बता चुका हूँ, पैरिटी के बारे में भी बता चुका हूँ, ठीक। उसके बाद क्या होता है हमारा, EDD कैलकुलेट करते हैं ना, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो जाता है, कैलकुलेट किया जाता है ना। किस फार्मूला के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो EDD जो कैलकुलेट किया जाता है वो होता है हमारा निएगल्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला, निएगल्स फार्मूला। इसमें हम लोग क्या करते हैं बता देता हूँ, 9 मंथ्स हम लोग ऐड करते हैं फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज, और प्लस में 7 डेज हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 9 + 7 यानी 9 मंथ ऐड करेंगे, और उसके बाद 7 मंथ्स को हम लोग क्या करते हैं, 7 डेज को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना, वीडियो फ्रॉम प्लेलिस्ट। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज डिटेल्ड हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है ना। इसमें डिटेल हिस्ट्री लिया जाता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। तो देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, यानी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी इसमें देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी देखेंगे। पास्ट प्रेगनेंसी में देखते हैं कि कहीं क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो वगैरह नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, उसको
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं इसमें पूछते हैं ना, चेक करते हैं, है ना? कहीं अबॉर्शन तो नहीं हुआ है, तो पास्ट हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग उस फीमेल के बारे में जानते हैं, है ना? मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछेंगे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कब हुआ था, अच्छा था या नहीं था, क्या था? पास्ट मेडिकल या फिर सर्जिकल हिस्ट्री देखते हैं, है ना? उसके बाद फैमिली हिस्ट्री देखेंगे और पर्सनल हिस्ट्री जैसे कि स्मोकिंग या फिर अल्कोहल तो कंज़्यूम नहीं करिए क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करेगा, टेराटोजेन होता है ना? ये क्या होता है? टेराटोजेन होता है। टेराटोजेन वैसे सब्सटेंस होते हैं जो बच्चे को क्या करते हैं, हार्म करते हैं या फिर उसके ग्रोथ को क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं, है ना? हैम्पर करने का मतलब उसको हार्म करेंगे बच्चों को, है ना? तो ये क्या होता है उस वैसे जो भी सब्सटेंस उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेराटोजेन बोलते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं दैट इज़ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन में। तो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन में क्या-क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिल्ड, बिल्ड कैसा है ना? कहने का मतलब क्या है कि हाइट और वेट देखते हैं, है ना? अगर जो हमारा फंडिक हाइट है ना? जो फंडस का जो हाइट है, वो अगर 4 फीट 10 इंच से अगर लेस है ना? कम है, तो ये क्या दर्शाता है कि चांसेस ऑफ सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, है ना? यानी जो है साइज़ क्या है उस बच्चे का क्या हो सकता है, वो छोटा हो सकता है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज़ न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में, है ना? क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन में हम न्यूट्रिशनल स्टेटस भी देखते हैं जैसे कि स्पेशली देखेंगे पैलोर, है ना? पीलापन देखते हैं, है ना? कहीं वो फीमेल जो है वो या फिर जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्या है, पैलोर तो नहीं है। अगर पैलोर है तो इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन क्या है, उसके बॉडी में क्या है, कम है ना? ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस में। उसके बाद देखेंगे इडीमा के बारे में। तो स कुछ जो इडीमा होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है ना? नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माइल्ड पिटिंग इडीमा है थोड़ा-सा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पिटिंग इडीमा कहने का मतलब है कि कोई मान लीजिए हमारा जो स्वेलिंग है, जहाँ पे क्या हमारा स्वेलिंग है ना? तो स्वेलिंग पे जब हम लोग कुछ देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए अंगूठे से दबाएँगे, है ना? तो वहाँ पे गड्ढा टाइप का बन जाएगा। तो जो गड्ढा टाइप का जब बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिटिंग इडिमा, है ना? तो वो जो गड्ढा है वो 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक के लिए रहता है। तो इस टाइप का जो इडिमा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिटिंग इडिमा बोलते हैं, है ना? और एंकल्स में अगर जनरली इडिमा रहता है तो वो क्या रहता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इडिमा बोलेंगे, है ना? और ये सबसाइड कर जाता है रेस्ट से। तो अगर एडिमा है तो अगर हम लोग रेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सबसाइड हो जाता है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज़ पैथोलॉजिकल एडिमा, है ना? तो पैथोलॉजिकल एडिमा में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल एडिमा जो होता है वो सबसाइड कर देगा रेस्ट के द्वारा, है ना? तो जो फिजियोलॉजिकल एडिमा है वो सबसाइड कर देगा रेस्ट से, यानी रेस्ट जब हम कर लेंगे तो एडिमा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पैथोलॉजिकल एडिमा है यानी किसी बीमारी के कारण जो एडिमा है, पैथोलॉजी के कारण पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण अगर जो हमारा एडिमा है वो क्या हो जाएगा, सबसाइड नहीं करेगा और एंकल पे भी सबसाइड नहीं करता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज़ वाइटल्स की ओर। तो वाइटल्स में क्या-क्या चेंज आता है ये हम लोग देखते रहते हैं, है ना? तो पहला क्या चेंज आएगा, पल्स रेट में चेंज आएगा और बीपी में चेंज आता है ना? तो देख लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी इज़ नॉर्मल एंड इज़ ऑन लोअर साइड, है ना? तो बीपी क्या हो जाता है, जनरली क्या हो जाता है, कम होता है ना? लोअर साइड में रहता है ना? बीपी क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना? और बीपी जो होता है जनरली क्या होता है, डिक्रीज़ेज़ होता है प्रेगनेंसी के समय, है ना? ठीक है? और डिक्रीज़ कब होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर मोर इन डायस्टोलिक प्रीवियस इन कंपैरिजन टू सिस्टोलिक बीपी, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या बोल रहा है कि सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है ना? तो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि डायस्टोलिक जो होता है वो और थोड़ा-सा क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक। तो डायस्टोलिक जो होता है वो ज़्यादा घटता है एज़ कम्पेयर टू क्या होता है, सिस्टोलिक, है ना? ये कह रहा है हमारा दैट इज़ बीपी के बारे में। तो बीपी क्या होता है, जनरली नॉर्मल होता है और प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, हमारा क्या रहता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? और प्रोजेस्टेरोन के हिसाब से क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो रहता है प्रेज़ेंट में, तो प्रोजेस्टेरोन यही क्या रहता है, मेंटेन करता है किसको, प्रेगनेंसी को, है ना? प्रे तो प्रोजेस्टेरोन में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 वीक तक कौन रिलीज़ करेगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करता है ना? कौन सा रिलीज़ करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और 12 वीक के बाद कौन रिलीज़ करता है? तो ग्रेटर दैन 12 वीक्स, तो उसके बाद कौन रिलीज़ करता है? प्लेसेंटा रिलीज़ करता है। तो प्लेसेंटा से ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन रिलीज़ करता है ना? तो प्रोजेस्टेरोन के बारे में हो गया। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये इसके बारे में मैं बता दिया, ठीक है? और ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। ये क्या करता है, तो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, पेरिफेरल वास्कुलर जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है। तो जब पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, बीपी जो है बढ़ जाता है ना? कभी भी क्या हो सकता है, 142 अपॉन 190 mmHg यानी हाइपरटेंशन हो जाता है किसमें, प्रेग्नेंट फीमेल में, है ना?
तो ये सारी चीज़ें चेंजेस हम लोग को देखने को मिलती है। तो पल्स रेट भी क्या हुआ, जनरली बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, इंक्रीज़ेज़ देखने को मिलता है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एग्ज़ामिनेशन की ओर, है ना? तो ऑब्स्ट्रक्टिव एग्ज़ामिनेशन में अब हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एग्ज़ामिनेशन में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, पर एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन यानी फंडल हाइट चेक करते हैं यूट्रस का। यूट्रस का क्या करेंगे हम लोग, फंडल हाइट चेक करते हैं, ठीक है? तो फंडल हाइट हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना? देख लेते हैं। तो थोराइड चेक फॉर ग्वाइटर, है ना? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्वाइटर को चेक करते हैं ना, हाँ, थोराइड चेक करेंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज सीन इन प्रेगनेंसी ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो जनरली जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें क्या देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के समय हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है ना? हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि आयोडीन डिफिशियंसी होती है किधर? आयोडीन डिफिशियंसी होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया जैसे कंट्रीज में, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जब हम लोग करेंगे तो ब्रेस्ट में क्या होगा, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट देखने को मिलता है ना? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ठीक है? डेवलपमेंट होता है और क्या होता है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होता है। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट कहने का मतलब क्या हो जाता है कि साइज क्या हो जाता है, बड़ा होने लगता है ना, और कड़ा होने लगेगा, है ना? तो इंगॉर्जमेंट होने को देखने को मिलता है, ठीक है? और अस्कल्टेट करेंगे हार्ट और लंग्स को। इसमें क्या करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे हार्ट और लंग्स को, ठीक है? ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करने समय क्या होना चाहिए, ब्लैडर क्या होना चाहिए, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको हम लोग को क्या करना है, खाली कराना, मतलब बोल देना है कि आप जो है पेशाब कर आइए, है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, लाइंग इन डोर्सल पोजीशन विथ हिप एंड नी फ्लेक्स्ड। तो डोर्सल पोजीशन में रखेंगे और पैर क्या होगा, मुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, है ना? जब पैर हम लोग मुड़ा हुआ देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नी फ्लेक्स्ड होगा या फिर हिप फ्लेक्स्ड होगा, ठीक है? यूज अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड टू एसेस फंडल हाइट। अल्नर बॉर्डर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फंडल हाइट को एसेस करने के लिए, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम प्यूबिक सिम्फेसिस देन गो अपवर्ड। प्यूबिक सिम्फेसिस यानी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है? वेर एवर यूट्रस इज फेल्ट मार्क एक्स, है ना? तो जहां भी मान लीजिए यहाँ पे ऐसे क्या हमारा यूट्रस है, तो यूट्रस यहाँ पे मिला तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे ऐसे, ठीक है? मान लीजिए आगे चल के यूट्रस यहाँ पे मिला तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग फंडल हाइट को मार्क करते हैं और उसको बाद क्या करेंगे, उसको नाप लेंगे, ठीक? अब मैं बताया था पिछले क्लास में कि फंडल हाइट जो होता है, मेजर चीजें देखी जाती है ना? तो अप टू 12 वीक कहाँ तक पाया जाता है, अंडर द प्यूबिक सिम्फेसिस। तो प्यूबिक सिम्फेसिस के अंदर होता है हमारा क्या, यूट्रस, है ना? 12 वीक। और 12 वीक के बाद क्या होता है, निकलता है। तो 20 वीक्स से बाद जो होता है हमारा क्या होता है, कहाँ पे होता है, प्यूबिक सिम्फेसिस और अम्बिलिकस के बीच में, है ना? तो इन दोनों के बीच में कहाँ जाएगा, 20 वीक्स में, ठीक है? ये मैं बता चुका हूँ, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? डिटेल में जानने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, है ना? बेसिक्स अबाउट प्रेगनेंसी में, है ना? तो उसके बाद क्या होता है, 24 वीक पे ये कहाँ था, 24 वीक पे कहाँ था ये, अम्बिलिकस पे आता है 24 वीक पे। और 24 से 36 वीक के बीच में कहाँ रहेगा, ये बीच में रहेगा ना? तो ये कब रहता है, 24 से 36 वीक, है ना? और फिर 36 वीक के बाद क्या होता है, फिर डिक्रीज होने लगता है ना? तो फिर डिक्रीज होने लगेगा, यानी 40 वीक पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना? तो इस टाइप से क्या होता है, पहले बढ़ता है, उसके बाद 36 वीक के बाद क्या हो जाता है, कम होने लगता है फंडल हाइट, है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फंडल हाइट नापते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं फंडल हाइट के बारे में ही, क्या है हमारा, तो सिम्फेशियो फंडल हाइट मेजरमेंट, यानी प्यूबिक सिम्फेसिस से फंडल हाइट कैसे मेजर करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम मेजरिंग टेप लेते हैं। कैसा टेप लेंगे, मेजरिंग टेप लेंगे, है ना? टेप लेते हैं जो कि फंडल हाइट को हमारा क्या करेगा, नाप के। एक साइड जो रहेगा वो प्यूबिक सिम्फेसिस की तरफ रहेगा और अदर साइड रहेगा ऑन द एक्स मार्क। एक्स मार्क हम लोग जहाँ पे यूट्रस खत्म होता है वहाँ पे हम लोग, जहाँ पे यूट्रस इंड होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स मार्क करते हैं ना? यूट्रस इंड जो होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स मार्क करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स को मार्क कर दिए, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग नापते किस में हैं, तो यूजुअली जो है हमारा किस में नापते हैं, इसमें हम लोग नापते हैं, दैट इज किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापते हैं। तो फंडल हाइट को हम लोग किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। और इसमें क्या रहेगा, पेशेंट का जो लेग रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, है ना? एक्सटेंडेड रहता है ना? नापने के बाद क्या रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा, ठीक है? तो प्यूबिक सिम्फेसिस में क्या रहता है, हमारा लेग एक्सटेंडेड रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज ये था हमारा सिम्फेशियो फंडल हाइट मेजरमेंट, है ना? ये क्या था हमारा, सिम्फेशियो फंडल हाइट मेजरमेंट, ये हमारा इंची टेप।
इंच टेप में एक और बात खास ध्यान रखना है कि इंचेस साइड ऑफ द टेप शुड बी फेसिंग यू। तो इंच का जो साइड होता है वो हमारे साइड होना चाहिए और सेंटीमीटर साइड अवे होना चाहिए, है ना। सेंटीमीटर साइड नीचे होना चाहिए और इंच वाला साइड क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कि सिम्फेशियो फंडल हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर 24 वीक्स। तो 24 वीक्स जो होता है ना, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 24 वीक्स के बाद जो होता है प्यूबेशियो सिम्फेशियो जो फंडल हाइट होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर 24 वीक्स। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होता है देख लेते हैं। तो सिम्फेशियो फंडल हाइट जो होता है वो कब मेजर किया जाता है, किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं ना। कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ वीक्स अप टू 36 वीक, यानी ये 36 वीक तक क्या हो जाता है, ये बताता है ना। तो ये जो हमारा हाइट होगा वो क्या बताएगा, 36 वीक तक बताता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा मान लीजिए 28 वीक आ रहा है ना, 28 सेंटीमीटर आना, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस मदर का जो है, प्रेग्नेंट लेडी का जो है गेस्टेशनल एज 28 वीक हो चुका है ना। अगर 30 सेंटीमीटर आता है तो 30 वीक हो चुका है ना। 24 वीक के बाद 24 जो होता है वो हमारा डेडलाइन है प्यूबिक सिम्फेसिस में। तो 24 वीक के बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं फंडल हाइट को, तो जितना आएगा वो बताएगा वीक्स के बारे में। तो 25 आता है, 24 के बाद क्या है हमारा 25 है, तो 25 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी उसका कौन सा महीना चल रहा है, 25 वीक चल रहा है ना। क्या चल रहा है, 25 वीक क्या हो रहा है, चल रहा है ना। मान लीजिए 26 आया तो 26 सेंटीमीटर आया, तो 26 सेंटीमीटर हो गएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 26 वीक क्या हो रहा है, चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है फंडल हाइट के बारे में, दैट इज सिम्फेशियो फंडल हाइट, ठीक है। उसका जो है मार्किंग क्या रहेगा हमारा, 24 वीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज फीटल हार्ट साउंड की तरफ, है ना। तो फीटल हार्ट साउंड देख लेते हैं। तो फीटल हार्ट साउंड जो होता है इसको हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, है ना। तो फीटल हार्ट साउंड को हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं, नापते हैं। फर्स्ट क्या है, बाय हैंड हेल्ड डॉपलर मेथड, बाय हैंड हेल्ड डॉपलर मेथड। इसमें क्या करते हैं, डॉपलर मेथड के द्वारा कब नापते हैं, बिटवीन 8 to 10 वीक्स, है ना। तो 8 to 10 वीक्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, फीटल हार्ट साउंड मेजर करते हैं, किसके द्वारा, डॉपलर मेथड के द्वारा। किससे करेंगे, डॉपलर मेथड के द्वारा, है ना, ठीक है। और स्टेथोस्कोप के द्वारा कब करते हैं, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा करते हैं जनरली हम लोग कब करेंगे, स्टेथोस्कोप का पीछे वाला जो होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग कब मेजर करते हैं, दैट इज बिटवीन 18 to 20 वीक्स, और डेफिनेटली कब करते हैं, 22 वीक पे, है ना। तो दो तरीके से हम लोग फीटल हार्ट साउंड मेजर कर लिए, एक डॉपलर मेथड और एक स्टेथोस्कोप मेथड। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज अब क्या करना है, अपर स्कैपुलम एग्जामिनेशन टू सी सर्विक्स। सर्विक्स को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैपुलम एग्जामिनेशन करते हैं, है ना। तो स्पेकुलम जनरली इस टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग घुसाकर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलम बोलते हैं, है ना। सर्वाइकल स्पेकुलम बोलते हैं। और इसी को घुसाकर हम लोग क्या करते हैं, सर्विक्स का एग्जामिनेशन करते हैं। तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। कैन बी डन इन अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में करते हैं हम लोग। व्हेन यूट्रस इज इन इंट्रापेल्विक ऑर्गन। तो इंट्रापेल्विक ऑर्गन कब तक रखता है, 12 वीक तक होता है। 12 वीक तक हमारा क्या होता है, जो यूट्रस है वो इंट्रापेल्विक होता है ना, प्यूबिक सिम्फेसिस के अंदर रहता है। लेकिन 12 वीक के बाद वो प्यूबिक सिम्फेसिस से बाहर चला जाता है ना, अम्बिलिकस तक पहुंचता है 24 वीक में, और उसके बाद 24 वीक से अम्बिलिकस से भी क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो जो हम लोग वेजाइना का जो है एग्जामिनेशन कर सकते हैं वो कब कर सकते हैं, दैट इज 12 वीक के अंदर कर सकते हैं, है ना। टू एसेस द साइज ऑफ यूट्रस, है ना, वेजाइनल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे हम लोग, साइज को एसेस करने के लिए, है ना। और टू रूल आउट पेल्विक पैथोलॉजी, पेल्विक पैथोलॉजी को भी निकालने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, क्या करेंगे, स्कैपुलम एग्जामिनेशन, स्पेकुलम एग्जामिनेशन क्या करते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो क्या क्या होगा, तो अगर हमारा एंटीपार्टम हेमरेज है ना, तो प्रेगनेंसी से पहले का अगर जो हमारा क्या है ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं, है ना, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज में, एनी ब्लीडिंग पर वेजाइनल, अगर वेजाइना से कैसा भी प्रेगनेंसी के समय ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो है हमारा स्पेकुलम जो एग्जामिनेशन है वो, या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, नहीं करेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस अबॉर्शन, यानी पहले क्या है अबॉर्शन हो चुका है, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। ऑन
यूएसजी, तो अगर यूएसजी में पता चलता है कि हमारा लो लाइंग प्लेसेंटा है, नहीं लो लाइंग प्लेसेंटा का कहने का मतलब क्या है कि प्लेसेंटा जो है वो नीचे है ना, नीचे अडेयर हुआ है ना, तो नीचे जब अडेयर हुआ है, लोअर पार्ट में अडेयर हुआ है, अडेयर होने का मतलब क्या हुआ, चिपका है, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, जो है वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। और इफ द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ लीकिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वजाइना, यानी अगर पेशेंट जो है बोलता है कि फ्लूइड कुछ वैसा फ्लूइड आ रहा है वजाइना से, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज इन्वेस्टिगेशन डन इन फर्स्ट विजिट। तो कौन कौन सा ऐसा जांच है हम लोग करेंगे फर्स्ट विजिट में, है ना। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा दैट इज हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट। ये क्या है, हेमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट जो होता है वो हर एक ट्राइमेस्टर में करते हैं, है ना। अगर प्रेगनेंसी के समय, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रेगनेंसी में कब मानेंगे कि एनीमिया है, तो अगर लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर जो है हमारा अगर आ रहा है हमारा रीडिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो लेडी है वो क्या है, एनेमिक लेडी है ना। यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या है, एनीमिया है। तो 11 ग्राम पर डेसीलीटर हम लोग को क्या रखना है, याद रखना है ना, ठीक है। तो एनीमिया क्या है, इज द मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। तो मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज है, डायरेक्ट कॉज नहीं है, इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, है ना। और 11 ग्राम मैं तो बता ही चुका हूँ, ये क्या है बॉर्डर है। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड ग्लूकोज को हम लोग मेजर करते हैं। ब्लड ग्लूकोज को मेजर करने के लिए क्या करेंगे कि 75 ग्राम जो है ग्लूकोज देते हैं ना, 75 ग्राम करेंगे उसको ग्लूकोज देंगे और 2 घंटे के बाद उसका जो है जीटीटी करते हैं, है ना। तो जीटीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है हमारा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, है ना। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं हम लोग। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है वो डायबिटीज मेलाइटस के लिए यूज करते हैं ना, किसके लिए यूज करेंगे, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि 75 ग्राम अगर ग्लूकोज दिए, ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 घंटे के बाद क्या करेंगे, उसका ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। तो अगर हमारा जो है उसका ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज कितना आ रहा है, आरबीएस अगर हमारा जो है यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना आ रहा है, अगर लेस देन 140 है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। तो अगर इससे कम है तो वो क्या है, नॉर्मल वैल्यू आता है, ठीक है। अगर हमारा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है हमारा 140 के करीब है ना, 140 के करीब है, तो क्या है हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज होने का चांसेस है ना, गेस्टेशनल डायबिटीज होने का चांसेस है। और अगर ग्रेटर देन 200 है तो इसका मतलब क्या है कि ओवर डायबिटीज है, यानी वो पेशेंट क्या है, डायबिटीज का है ना। वो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज हो चुका है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 24 से 48 वीक में फिर से हम लोग क्या करेंगे, 24 से 48 वीक में ही मैक्सिमम को तो डायबिटीज यानी डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है होने का मैक्सिमम चांसेस होता है ना। तो 24 से 48 वीक्स में हम लोग क्या करेंगे, फिर से ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं ना, जीटीटी फिर से कराएंगे, ठीक। स्क्रीनिंग फॉर सिफिलिस कराते हैं। सिफिलिस के लिए हम लोग क्या कराएंगे, स्क्रीनिंग फॉर सिफिलिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडीआरएल टेस्ट कराते हैं ना। तो कभी-कभी क्या होता है, वीडीआरएल का फुल फॉर्म पूछ देता है ना, तो देख लेते हैं हम लोग वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या है। वी से क्या हो जाएगा, वेनरल, क्या होता है, वेनरल, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा, डिजीज, है ना, वेनरल डिजीज। और आर से हो जाएगा रिसर्च, है ना, आर से क्या हो जाएगा, रिसर्च। और एल से क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी, है ना। तो ये होता है क्या हमारा वीडीआरएल का फुल फॉर्म, यानी वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, दैट इज वीडीआरएल। तो वीडीआरएल का जो होता है हमारा फुल फॉर्म क्या होगा, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, है ना। तो वीडीआरएल किसके लिए कराते हैं, सिफिलिस। तो सिफिलिस है वो हमारा क्या है, दैट इज एसटीडी है ना, वो क्या हमारा एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर उसके बाद एचआईवी का टेस्ट कराएंगे, है ना, क्या करेंगे, एचआईवी का टेस्ट कराते हैं, है ना, रूटीन जांच कराते हैं और काउंसल द पेशेंट इफ टू गेट इट डन, है ना, एचआईवी का भी टेस्ट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग कराते हैं दैट इज यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते हैं हर एक विजिट पे। तो हर एक विजिट पे 2 चीजें कराते हैं, एक क्या कराते हैं, 2-4 चीजें कराते हैं ना, हेमोग्लोबिन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कराएंगे हम लोग, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं और उसके बाद यूरिन का जांच कराते हैं, है ना। ये 2 चीज तो जरूर कराते ही कराते हैं, है ना। अब इसमें क्या-क्या देखते हैं हम लोग, पस सेल देखते हैं, आरबीसी कास्ट देखेंगे, यानी आरबीसी सेल अगर उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं। और शुगर या फिर प्रोटीन देखते हैं, है ना, शुगर और प्रोटीन देखेंगे। यानी शुगर और प्रोटीन कैसे चेक करते हैं, तो डीप स्टिक मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शुगर और प्रोटीन का चेक करते हैं, है ना। तो इफ यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी शो पस, तो पस को शो करता है ना।
तो पस अगर शो करेगा तो उसमें कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराएँगे। क्या कराएँगे? कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, है ना? इसमें क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया इज़ कॉमन, है ना? एसिम्प्टोमेटिक जो बैक्टीरिया वो क्या होता है? कॉमन होता है। तो पेशेंट हैज़ नो सिम्पटम्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई का कोई सिम्पटम नहीं होगा, बट उसका जो इन्फेक्शन होगा ग्रेटर दैन 10⁵ पर ml, है ना? तो ये क्या कराता है? लीड कराएगा प्री टर्म लेबर को लीड करा सकता है या फिर पाइलोनेफ्राइटिस को भी परफॉर्म कर सकता है ना? तो इसीलिए इन दोनों का क्या होना चाहिए? ट्रीटेड होना ज़रूरी है ना? इन सभी का ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? ज़रूरी हो जाता है। यानी कल्चर सेंसिटिविटी बैक्टीरिया कराएँगे, है ना? कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराएँगे बैक्टीरिया का, है ना? उसमें जनरली क्या होता है? यूटीआई का लेवल चेक करते हैं, है ना? तो यूटीआई में क्या होना चाहिए? इन्फेक्शन अगर ग्रेटर दैन 10⁵ पर ml है, यानी इतना बैक्टीरिया का क्या है? संख्या है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उसको ठीक कराएँगे। अगर नहीं ठीक कराएँगे तो क्या-क्या हो सकता है? तो प्री टर्म लेबर हो सकता है और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है ना? और इससे क्या होगा? बच्चे को खतरा हो सकता है ना? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज़ रूटीन यूएसजी कराएँगे, है ना? रूटीन यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएँगे इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है? तो यूएसजी क्या करेगा? डेटिंग स्कैन करता है ना? यूएसजी से और डेटिंग स्कैन दोनों करते हैं। ये क्या होता है देख लेते हैं। बेस्ट फॉर असेसिंग गेस्टेशनल एज ऑफ फीटस, है ना? ये क्या है? बहुत अच्छा मेथड है गेस्टेशनल एज को फाइंड करने का फीटस का, है ना? और इसमें पैरामीटर कौन-सा यूज़ किया जाता है? तो यूएसजी में यूज़ किया जाता है क्राउन रंप लेंथ। कौन-सा? क्राउन रंप लेंथ को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, है ना? क्राउन रंप लेंथ को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इस किसमें? क्राउन रंप लेंथ जो होता है यूज़ किया जाता है गेस्टेशनल एज को नापने में, है ना? गेस्टेशनल एज को हम लोग क्या किससे नापते हैं? क्राउन रंप लेंथ से हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल केयर, है ना? तो एसेंशियल केयर का पार्ट नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या-क्या करा सकते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड का जाँच करा सकते हैं। स्क्रीनिंग फॉर थैलेसीमिया थ्रेट, इसमें कौन-सा थैलेसीमिया के लिए कौन-सा टेस्ट कराएँगे? दैट इज़ नेस्टरोफ टेस्ट कराते हैं ना? डन इन यूपी, हरियाणा, पंजाब, रूटीनली डन इन मेडिकल कॉलेजेस, है ना? मेडिकल कॉलेज में होता है। और स्क्रीनिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया के लिए होता है और डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग। डन इफ पेशेंट कैन अफोर्ड इन ऑल फीमेल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ मदर, है ना? तो डाउन सिंड्रोम का भी हम लोग करा सकते हैं। और एक आता है दैट इज़ रूबेला इम्यूनिटी, एंटीबॉडी फॉर रूबेला इम्यूनिटी देख लेते हैं। तो ये कब होता है? प्री कंसेप्शन पीरियड में होता है, यानी उससे पहले होता है ना? प्री कंसेप्शन पीरियड कहने का मतलब क्या है कि जब लेडी जो है प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट होने वाली है या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो उस केस में हम लोग क्या कराते हैं? रूबेला टेस्ट कराते हैं, है ना? तो अगर फीमेल के पास क्या है? अगर एंटीबॉडी प्रेज़ेंट है, तो क्या होता है? इम्यून टू रूबेला इन्फेक्शन। ये क्या है? रूमीन हो सके, उसका मतलब क्या है कि प्रीवियसली रूबेला वैक्सीन या प्रीवियसली रूबेला इन्फेक्शन उसको हो चुका है ना? और एंटीबॉडी क्या है? एब्सेंट है, तो ये क्या होगा? एंटीबॉडी अगर एब्सेंट रहेगा तो क्या करेंगे? रूबेला वैक्सीन देते हैं। क्योंकि पेशेंट जो है प्रेग्नेंट नहीं है, तो प्रेगनेंसी में हम लोग क्या करते हैं? सीटी स्कैन कराते हैं एटलीस्ट 1 मंथ में एक बार हम लोग क्या करेंगे? सीटी स्कैन करा लेते हैं, है ना? प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कौन-सा? रूबेला। तो रूबेला ही एक ऐसा वैक्सीन है, और भी बहुत सारे वैक्सीन हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं? प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, है ना? रूबेला जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ना? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो हम लोग नहीं देते हैं, है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेगनेंसी से पहले ही, यानी प्रेगनेंसी जब प्लान कर रही है कोई लेडी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि क्या करेंगे? जो रूबेला का जो एंटीबॉडी है या फिर वैक्सीन है उसको हम लोग क्या दे देते हैं, है ना? और इसी में हम लोग एक एडवाइस क्या करते हैं कि अवॉइड क्राउड प्लेसेस, है ना? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग जो है भीड़-भड़ाके इलाका में नहीं जाने देंगे, जैसे कि पार्क वगैरह में नहीं जाने देंगे, बाज़ार वगैरह क्या करेंगे? नहीं जाने देंगे, मार्केट प्लेसेस में नहीं जाने देते, क्राउडिंग एरिया में नहीं जाने देंगे, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज़ 18 से 20 वीक पे। तो 18 से 20 वीक पे क्या-क्या देखने को मिलता है? कौन-कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? एनोमली स्कैन कराते हैं। नॉट नॉर्मल फॉर यूटेन यूनिवर्सिटी, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है? या फिर TIFF है, लेवल 2 कराते हैं, है ना? इसका फुल फॉर्म क्या है? टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज़, है ना? फीटल में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई एनोमलीज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग TIFF के द्वारा हम लोग लेवल 2 का होता है ये यूएसजी होता है, तो ये सब हम लोग करा सकते हैं, ठीक है?
इफ ओनली 1 यूएसजी हैज टू बी डन, बेस्ट इज ऑन एनोमली स्कैन। यानी कब कराना है, एक ही अगर अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है तो वो कब कराना है, बिटवीन 18 टू 20 वीक्स में हम लोग क्या करते हैं, कराते हैं। एज ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीट, तो ऑर्गेनोजेनेसिस इस समय क्या होता है, कंप्लीट हो चुका रहता है। तो इसमें पता चलता है कि बच्चे के पास कंजेनाइटल फॉर्मेशन तो नहीं ना है। ये सारी चीजें हम लोग को क्या जो होती है पता चलती है ना, कंजेनाइटल मैल फॉर्मेशन नहीं है। इसको जांचने के लिए हम लोग यूएसजी कराएंगे कब, बिटवीन 18 टू 20 वीक्स, ये याद रखना है, 18 टू 20 वीक्स को याद रखना है ना। टू प्रेग्नेंट फीमेल कौन कौन सा ऐसे एडवाइस हम लोग जो देते हैं, तो एडवाइस के रूप में क्या देंगे, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं, है ना। तो फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंटेशन होता है वो क्या बचाता है, फॉलिक एसिड जो होगा वो हमारा क्या बचाएगा, एनटीडी से बचाता है ना। तो एनटीडी का फुल फॉर्म क्या है हमारा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, है ना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्या करता है, बच्चे को क्या बचाता है ना, जिससे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोई दिक्कत ना हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें डोजेस क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, ऑल गिवन टू ऑल प्रेग्नेंट फीमेल टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, है ना। हर एक प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं जिससे कि हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो सके। अब इसमें डोजेस, तो डोजेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है ना। डोजेस को क्या बांट दिया, दो कैटेगरी में बांट दिया। एक फॉर ऑल प्रेग्नेंट फीमेल, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके लिए अलग हो जाएगा डोज, और प्रेग्नेंट फीमेल विथ हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या इन एनी बेबी, तो अगर उसको हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, है ना, किसी बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पीछे हो चुका है ना, तो उसके लिए दोनों का डोज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। डोजेस के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए डोज कितना होता है, 400 मिली सेंटीग्राम। तो 400 मिली सेंटीग्राम जो होता है वो हमारा नॉर्मल डोज होता है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, है ना, जिसको कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं है प्रीवियस, है ना। और इसको कब स्टार्ट करते हैं, तो 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन, यानी प्रेग्नेंट होने से 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर देंगे। और एज सुन एज प्रेगनेंसी डायग्नोस्ट, और एज सुन एज प्रेगनेंसी डायग्नोस्ट, यानी जितना जल्दी स्टार्ट कर दे जब हमको पता चली कि वो प्रेग्नेंट लेडी है ना। और 3 मंथ प्रेगनेंसी से 3 मंथ बाद तक क्या करते हैं, चलाते हैं, है ना, और स्टॉप करते हैं, यानी 1 मंथ पहले और चलाएंगे 3 मंथ बाद, है ना। 3 मंथ बाद तक क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के बाद तक हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफाइलैक्टिक डोज बोलते हैं फॉलिक एसिड का। कितना होता है, यहाँ पे एमजी लिखा हुआ है तो एमजी गलत है, यहाँ पे मिली सेंटीग्राम होगा, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यूनिट यहाँ पे मिली सेंटीग्राम, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोज टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यही डोज हमारा क्या प्रिवेंट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है ना। अब जिसमें हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, तो उन सबों को क्या देंगे, है ना। तो उसमें 3 मंथ पहले से चलाना स्टार्ट करते हैं, जब वो प्रेगनेंसी को प्लान कर रही है ना, प्रेग्नेंट होने जा रही है, तो उससे 3 महीना पहले ही हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है फॉलिक एसिड देते हैं, है ना। कितना देंगे डोज इसमें, तो 4 मिलीग्राम देते हैं, है ना, 4 मिलीग्राम देते हैं, है ना, 10 गुना देते हैं, ठीक है, 10 टाइम्स मोर, है ना। और कब तक देंगे, तो 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रोक देंगे। थेरेपेटिक डोज ऑफ फोलिक एसिड इसमें कितना होता है, 4 मिलीग्राम होता है, कॉल्ड एज डोज ऑफ फोलिक एसिड टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, है ना। तो रिस्क ऑफ रिकरेंस क्या हो जाता है, 5% हो जाता है ना, डिक्रीजेस टू 5%, ठीक है। फॉलोड बाय फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें अगर तो 3 महीने तक तो हम लोग क्या दिए, फॉलिक एसिड सिर्फ और सिर्फ दिए, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल में कितना दिए, 1 मंथ पहले, और हिस्ट्री वाले फीमेल में हम लोग कितना दिए 3 मंथ पहले, है ना। और चौथे महीने से दोनों में क्या स्टार्ट करते हैं, आयरन प्लस फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं ना। तो आयरन प्लस फॉलिक एसिड देंगे, तो कितना देते हैं, तो आयरन प्लस फॉलिक एसिड देंगे चौथे महीने से। और ये क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट एनीमिया। एनीमिया कब, दैट इज लेस देन 11 हेमोग्लोबिन हो जाता है ग्राम पर डेसीलीटर, है ना। तो 11 ग्राम पर डेसीलीटर से हेमोग्लोबिन अगर कम हो जा रहा है प्रेग्नेंट लेडी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें एनीमिया है। अब आयरन सप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, है ना। तो आयरन सप्लीमेंटेशन अब हम लोग देख लेते हैं। तो आयरन सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, तो टोटल अमाउंट ऑफ आयरन जो होता है रिक्वायर्ड होता है पूरे प्रेगनेंसी, यानी 9 महीने में कितना देना है, 1000 मिलीग्राम देना है ना, 1000 मिलीग्राम देना है प्रेगनेंसी में, ठीक है, टोटल आयरन। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी 280 डेज, है ना। तो पर डे कितना देना है, 4 से 6 ग्राम देते हैं, है ना, 4 से 6 ग्राम देंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म में एक भी नहीं देते हैं, सेकेंड टर्म में 6 से 7 मिलीग्राम, है ना। और क्या होता है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि ओनली 10% ऑफ डाइटरी आयरन इज अब्सॉर्ब्ड, है ना। तो 10% का जो है डाइटरी
जो है एब्जॉर्ब करता है। जैसे देंगे अगर मान लो किसी को हम लोग दे रहे हैं 60 ग्राम दे रहे हैं तो एब्जॉर्ब कितना होगा 10%, दैट इज 6। तो 6 ग्राम क्या होता है एब्जॉर्ब होता है ना। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग का आयरन कैलकुलेशन निकलता है। ठीक है, तो आयरन सप्लीमेंटेशन जो क्या होता है मैंडेटरी होता है ना आजकल में। तो इसीलिए डाइट में हम लोग को क्या करना चाहिए 60 to 70 मिलीग्राम पर डे हम लोग को आयरन देना चाहिए, आयरन सप्लीमेंट देना चाहिए, है ना, जो कि इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। कोई भी घर पे इतना केयर नहीं करता है ना प्रेग्नेंट लेडी का। तो उस केस में क्या करते हैं भारत सरकार ने क्या किया एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चलाया है ना। तो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चलाया है तो सरकार क्या करती है गोली देती है ना कि गोली खाइए आप लोग। ठीक है, तो ये गोली क्या होती है तो इसमें क्या होता है दो चीजें मिली रहती है। एक होता है आयरन, आयरन कितना होता है 60 मिलीग्राम, है ना, आयरन का डोज कितना होता है 60 मिलीग्राम। और फोलिक एसिड का 500 मिली सेंटीग्राम, है ना, फोलिक एसिड कितना होता है 500 मिली सेंटीग्राम और आयरन का कितना होता है 60 मिलीग्राम, है ना। तो अब ये क्या करना है ईच प्रेग्नेंट फीमेल शुड टेक 1 टैबलेट पर डे, है ना। ये टैबलेट हम लोग को एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत मिलता है और ये खाना पड़ता है हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को, है ना, 1 टैबलेट पर डे। ठीक है, तो 1 टैबलेट में कितना रहता है आयरन कितना रहेगा 60 मिलीग्राम। ये बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये सारी चीजें। ठीक है, और फोलिक एसिड कितना होता है 500 मिली सेंटीग्राम। ठीक है, स्टार्ट कब करना है 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से, सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना है। ठीक है, 180 दिन देते हैं, है ना, 180 दिन कंटिन्यू 6 महीने देते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है, गिव इट फॉर 180 डे आफ्टर डिलीवरी, यानी ड्यूरिंग डिलीवरी 180 डे देना है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी कितना देना है 180 डे देना है। ठीक है, और डिलीवरी के बाद भी 180 दिन देना है, तो टोटल कितना होगा 360 दिन देते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत कितने दिन के लिए हम लोग को आयरन गोली मिलता है, तो 360 दिन के लिए मिलता है। 180 दिन प्रेगनेंसी के समय और 180 दिन प्रेगनेंसी के बाद, है ना, टू रिप्लेनिश आयरन स्टोर, आयरन स्टोर को रिप्लेनिश करने के लिए, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है और एनीमिया मुक्त भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आता है कम्युनिटी में भी आते हैं और ओबीजी में भी आते हैं, है ना। और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस सब हम लोग देख लेते हैं वैल्यूज, तो है ना, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस देख लेते हैं। तो आरडी ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी कितना है, फॉलिक एसिड कितना है 500, फॉलिक एसिड 500 मिली सेंटीग्राम होगा, यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा गड़बड़ है, 500 मिलीग्राम नहीं होगा 500 मिली सेंटीग्राम होता है। ठीक है, कैल्शियम कितना होता है तो कैल्शियम का कितना है डेट इज क्या हो जाएगा कैल्शियम का कितना होगा 1000 मिलीग्राम, है ना, 1000 मिलीग्राम। और नए गाइडलाइन के हिसाब से 1200, है ना, तो नए गाइडलाइन के हिसाब से 1200 होता है ना, यहाँ पे मिली सेंटीग्राम होगा। ठीक है, आयोडीन का कितना रिक्वायरमेंट होता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीटीएससी में पूछा हुआ था स्टाफ नर्स में ये क्वेश्चन कि बीटीएससी स्टाफ नर्स में पूछा हुआ था कि आयरन डिफिशियंसी आरडीए कितना होता है आयरन का, तो 250 मिलीग्राम होता है प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, और विटामिन डी का कितना होता है ना, तो विटामिन डी का कितना 10 mg यानी 400 इंटरनेशनल यूनिट, है ना। रिमेंबर विटामिन डी शुड नॉट बी टेकन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्योंकि ये कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन को बढ़ा देता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देना है। एक्स्ट्रा कैलोरीज कितना देते हैं तो 350 किलो कैलोरी देते हैं, है ना, 350 किलो कैलोरी देंगे रिक्वायर्ड इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना। और प्रोटीन, तो प्रोटीन 1.2 से 1.5 ग्राम पर डे देते हैं, है ना। अब देख लेते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में, तो क्या क्या इम्यूनाइजेशन होता है प्रेगनेंसी के समय। तो जनरल रूल ऑल लाइव वैक्सीन जो होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के समय, जितने भी लाइव वैक्सीन हैं, है ना, लाइव वैक्सीन हैं वो सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ये एक खास पॉइंट है ना, ये एक खास पॉइंट है कि लाइव वैक्सीन्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी के समय। ये चीज़ मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऑप्शंस में दे देगा और आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, है ना। और किल्ड जो वैक्सीन है वो दे सकते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के समय, है ना। तो ऑल किल्ड वैक्सीन्स कैन बी गिवन इन प्रेगनेंसी। और लाइव वैक्सीन जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो लाइव वैक्सीन्स में क्या 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 आ जाएगा देख लेते हैं। मम्प्स होता है, मीजल्स होता है, रूबेला होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है और एचपीवी होता है ना। तो मम्प्स, मीजल्स, मुमेरा, तो MMR, है ना। उसके बाद स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, तो पॉक्स हो गया MMR और SC पॉक्स हो गया और HPV वैक्सीन, है ना।
तो ये सारे जो वैक्सीन है वो क्या रहता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं, है ना। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, MMR मीजल मम्प्स रूबेला, है ना। उसके बाद स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स तो अब जनरली खत्म हो चुका है, चिकन पॉक्स भी अब, और HPV वैक्सीन, ये है ना HPV वैक्सीन। तो ये सारी चीज़ें वैक्सीन जो है वो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसको जरूर से जरूर आप लोग लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पे, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। और सेफ कौन कौन से हैं, तो हेपेटाइटिस सेफ है, इन्फ्लुएंजा सेफ है, टेटनस सेफ है और रेबीज सेफ है ना। ये सारी चीजें क्या सेफ है। दिस वैक्सीन्स कैन बी गिवन इन प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। एक्सेप्शंस क्या क्या है, येलो फीवर दे सकते हैं, कॉलरा दे सकते हैं, पोलियो दे सकते हैं, है ना। ये सारा चीज दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं, एपिडेमिक या फिर इंडेमिक में हम लोग देते हैं, एपिडेमिक या फिर इंडेमिक में हम लोग देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज टेटनस इम्यूनाइजेशन, है ना। तो टेटनस इम्यूनाइजेशन में क्या होता है देख लेते हैं, टेटनस टॉक्साइड। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टेटनस नहीं आता है, टेटनस के साथ TD आता है ना। तो टेटनस प्लस डिप्थीरिया दोनों टॉक्सिन्स होते हैं, तो दोनों को मिलाकर एक नया वैक्सीन बनाया गया है। तो फर्स्ट डोज होता है वो कब देते हैं, जब प्रेगनेंसी होता है ना, तो उस समय हम लोग को दे देना चाहिए। फर्स्ट डोज कब देना चाहिए, जब प्रेगनेंसी कंफर्म होना चाहिए, प्रेगनेंसी डायग्नोस हो चुका है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डोज देते हैं, है ना। सेकंड डोज कब देते हैं, आफ्टर 4 वीक्स। ये 4 वीक्स ये भी क्वेश्चन पूछा होगा कि कितने दिन पे देना चाहिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो 4 वीक्स के बाद देते हैं, है ना, TD देते हैं, याद रखिएगा, टेटनस डिप्थीरिया, ठीक है। और बूस्टर डोज देते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में बूस्टर डोज देते हैं। ये प्रेगनेंसी ऑकर्स विद इन 3 इयर्स ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बूस्टर डोज देते हैं। अगर नहीं हुआ है तो 2 TT देते हैं, है ना, 2 बूस्टर डोज देंगे रिसीव्ड, है ना। अगर 3 साल के अंदर है तो 1 देंगे, अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया है गैप तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 देंगे। और एंटीनेटल एडवाइस में क्या होता है, स्लीप मिनिमम 10 घंटे का स्लीप होना चाहिए, 8 घंटे दिन में, सॉरी रात में, और 2 घंटे दिन में, है ना। 10 आवर का मिनिमम स्लीप होना चाहिए, जिसमें से 8 घंटे रात में और 2 घंटे दिन में, है ना। पोजीशन कौन सा होना चाहिए, नॉट लाई इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना चाहिए। जनरली क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्रेविड यूट्रस होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रेशर जो होता है इंफीरियर वेना कावा जो होता है ना, इंफीरियर IVC रिटर्न जो होता था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब सुपाइन पोजीशन में जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर वो सोएगी तो इससे क्या हो जाता है, जो यहाँ पे जब बेबी बम्प जब बढ़ जाता है तो नीचे वो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। तो प्रेशर में क्या होता है, हमारा नीचे क्या होता है, IVC इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, वो दब जाता है। तो दब जाएगा तो उसके कारण क्या होता है, वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब IVC जब दब जाएगा तो इससे क्या होगा, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। तो वेनस रिटर्न जब कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है, BP क्या हो जाता है, मदर का कम हो जाएगा, BP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दैट इज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, है ना। BP जब कम हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोलते हैं ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। कैसे क्या क्या हुआ देख लेते हैं। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो सुपाइन पोजीशन में लेटी, तो ये जो यहाँ पे बेबी बम्प है वो निकला हुआ, तो इस कारण ये जो होता है निकला रहता है, तो ये प्रेशर अप्लाई करता है किस पे, इंफीरियर वेना कावा पे। तो इंफीरियर वेना कावा में कम ब्लड पहुंचेगा तो उससे क्या हो जाएगा, वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेनस जो रिटर्न है, वेनस रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जब वेनस रिटर्न कम हो जाएगा तो BP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और BP जब कम हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, BP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, पेशेंट शुड बी एडवाइज टू रिपोर्ट इमीडिएटली, या है ना, पेशेंट को जो है एडवाइस कब बोलेंगे कि तुरंत जो है, अगर ऐसा ऐसा आपके साथ होता है तो आप लोग तुरंत हॉस्पिटल आने की कृपा करें, हाँ। तो कब कब, लीकिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वजाना, अगर वजाना से किसी प्रकार का लिक्विड आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फीवर, अगर फीवर हो रहा है तो उस केस में क्या करना है, हॉस्पिटल आना है। ब्लीडिंग हो रहा है तो, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो, और डिक्रीज फीटल मूवमेंट भी अगर डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट फीटल मूवमेंट कब होता है ये बताइए आप लोग। तो इसमें 2 देखने को मिलता है, एक होता है मल्टी ग्रेविडा और एक होता है प्राइमरी ग्रेविडा। तो प्राइमरी ग्रेविडा में जनरली 18 से 20 वीक में देखने को मिलता है, और मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक्स में देखने को मिलता है ना। तो इससे भी क्वेश्चन, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है क्या कि स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो टेम्परेचर का जो इंक्रीज होना जनरली क्या है, ये नॉर्मल चीज है ना। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है ना। अब देख लेते हैं माइनर एलिमेंट्स के बारे में। तो माइनर एलिमेंट्स एंड एडवाइस, तो नोजिया वोमिटिंग है तो क्या करेंगे, नोजिया वोमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस है तो ये किसके कारण होता है, एचसीजी के कारण होता है। यानी एचसीजी का अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में या फिर प्रेग्नेंट लेडी में तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलता है। जनरली क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है 8 से 10 वीक में और सबसाइड कर जाता है विद इन 16 वीक में, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, अवॉइड लिक्विड फूड, लिक्विड फूड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड ईट बिस्किट, है ना। तो बिस्किट खा लेना है बेड से उठने से पहले। और अवॉइड टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी को क्या करना है, अवॉइड करना है ना। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रग कौन सा लेंगे, तो ड्रग कौन सा, विटामिन B6 प्लस डॉक्सिलामिन बेड टाइम पे लेते हैं। और अवॉइड स्पाइसी फूड और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेते हैं। अगर हट बर्न है तो उस केस में क्या करेंगे, ये किसके कारण होता है, हट बर्न प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है ना। तो इसमें क्या होता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है ना। तो हार्ट बर्न में क्या होगा, हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, और हार्ट बर्न किसके कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेते हैं, हेड अप पोजीशन रखते हैं रेस्ट पे, और ड्रग में एंटासिड लेते हैं, है ना। नेक्स्ट बैक एक है, तो बैक एक है तो ये किसके कारण हो सकता है, लोडोसिस के कारण हो सकता है, फॉल्टी पोस्चर के कारण होता है, वेट गेन के कारण होता है, कैल्शियम स्टोन के कारण भी हो सकता है, और फेयर फॉर प्रेगनेंसी, है ना। फियर ऑफ प्रेगनेंसी के कारण भी क्या हो सकता है, बैक एक हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, बैक एक में क्या करेंगे, सप्लीमेंटेशन देते हैं किसका, कैल्शियम का 500 मिलीग्राम टैबलेट ओडी देंगे या फिर बीडी देते हैं, ठीक है। विटामिन डी का क्या करेंगे, सप्लीमेंटेशन देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं क्योंकि ये क्या होता है, टेरेटोजेनिक होता है। टेरेटोजेनिक को मैं बता दिया हूँ कि टेरेटोजेनिक वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फीटस के ग्रोथ को क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं, यानी फीटस को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएगा, है ना। फीटस का ग्रोथ को नहीं होने देगा अच्छे से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीरेटोजेनिक बोलते हैं। इसमें एडवाइस क्या करेंगे कि कैल्शियम और आयरन को क्या करना है, एक साथ नहीं लेना है ना। ठीक है, आयरन जो होता है डे टाइम में लेना है और कैल्शियम बेड टाइम पे लेना है ना। ठीक है, और पोस्टूरल एडवाइस रखते हैं, ठीक है। लेग क्रैम्प्स है तो ये क्या हो सकता है, कैल्शियम के कारण हो सकता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा और वेरिकोज वेन हो सकता है, तो हो सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, इलास्टिक स्टॉकिंग देंगे, और एक्सटेंशन ऑफ नी यानी ऊपर नीचे पैर को बोलेंगे करने, है ना। एक्सटेंशन ऑफ नी एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फीट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, करते हैं पैर को। और डिजनीस है तो डिजनीस में क्या होता है, मेनली ड्यू टू आईवीए कंप्रेशन, है ना, आईवीसी होगा, यानी इंट्रा इंफीरियर वेनस कंप्रेशन के कारण होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि लेटरल लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोइए। यही एक क्वेश्चन है कि पूछता है कि सुपाइन हाइपोटेंशन जो सिंड्रोम है ना, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में को बचाने के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, है ना। लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं हाइपोटेंशन में, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में कौन सा पोजीशन देंगे, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। और वजाइनल डिस्चार्ज है तो हम लोग क्या करेंगे, पूछेंगे, है ना। उसके सिम्टम्स को पूछते हैं, स्पेकुलम में एग्जामिनेशन करेंगे, इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा तो ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या रहता है, लोकल ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें फंगल क्लोट्रिमाजोल पेस्चरी देते हैं, है ना। पेस्चरी का शेप पूछता है तो ओवल शेप का होता है ना, पेस्चरी कैसा होता है, ओवल शेप होता है ना। और बैक्टीरियल वजाइनोसिस क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल पेस्चरी देंगे। और ट्राइकोमोनासिस में माइकोनाजोल पेस्चरी देते हैं, है ना। तो आज के इस एंटीनेटल जो हमारा टॉपिक है आज के लिए इतना ही मिडवाइफरी में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।